जया जादवानी जी, बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। संगमन के बहाने आप इस शहर में, हमारे शहर मुज़फ़्फ़रपुर में आई। बहुत अच्छा लगा। मेरी आपसे पहली मुलाकात है। आपकी बहुत शुरुआती कुछ कहानियाँ मैंने पढ़ी थी, जिसमें से एक मुझे याद है, शीर्षक याद नहीं है, लेकिन वो एक बहुत सुंदर कहानी थी जिसमें शायद एक सिंधी परिवार के अंदर के पानियों में कोई सपना हाँ, अंदर के पानियों में कोई सपना, जिसमें निजीपन की बात थी, अपना कुछ वाली बात थी। फिर हमने एक बहुत चर्चित उपन्यास आपका पढ़ा, मुझे ही होना है बार बार। हाँ, नहीं, मुझे होना है बार बार कहानी संग्रह। हाँ, कहानी संग्रह। जी जी जी, सॉरी सॉरी। तो आप अपने लेखन के बारे में, अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बताएंगी। आप निजी स्त्री मन पे लिखती हैं, परिवारों में स्त्री की उपस्थिति, स्त्री का जो स्पेस है, या उसकी जो आवाज़ है, या उसके जो परिवार के अंदर जो उसके स्वप्न होते हैं, इन तमाम सवालों के साथ अभी मैं आज वाले विषय पे भी आऊँगी, लेकिन पहले मैं आपकी रचनाओं से शुरू करना चाहती थी। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में? देखिए, हम शुरू में जो कुछ भी लिखते हैं उस पर हमारी परवरिश का और हमारी फैमिली का, हमारे पेरेंट्स का और आसपास जो घर के दूसरे मेंबर्स हैं उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। मेरे साथ भी यही हुआ। चूँकि हमारे यहाँ सख्ती बहुत थी और लड़कियों को ठोक पीट के एक अच्छी लड़की बना देने पर सब आमदा होते हैं, तो मेरे साथ भी वही होता था। और मुझे क्योंकि पढ़ने लिखने का शौक़ था और मुझे ज़्यादा पढ़ने लिखने के लिए नहीं मिला। दूसरे, मैंने अपने माँ की, अपनी दादी की ज़िंदगी बहुत नज़दीक से देखी, अपनी बुआओं की ज़िंदगी बहुत नज़दीक से देखी, जो बहुत सुंदर थी। पर हमारे यहाँ सुंदरता की कोई कीमत नहीं होती थी। लड़कियाँ सुंदर हैं, इस बात को कोई अप्रिशिएट नहीं करता था। और वो जीनियस हैं, बुद्धिमान हैं, उनको कितना कुछ आता है, इस पर भी ये सब बेकार चीज़ें थी उनके लिए। दुखद ये था कि वो लड़की होने की सज़ा पाती है जब तक रहती है। तो ऐसे परिवेश में जब मैं बड़ी हो रही थी, तो क्योंकि साथ साथ किताबें भी पढ़ती जा रही थी, तो बहुत जल्दी ही मेरे अंदर विद्रोह की भावना सुलगने लगी। और मैं अपनी माँ को भी समझाती थी कि ऐसी ज़िंदगी मत जियो और इतना सहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने लिए बोलो, अपने लिए खड़ी हो, जो कि उनकी समझ में नहीं आया। तो ये सब जो बगावत मेरे भीतर है, ये उन्हीं दिनों की देन है। जी, कितनी सुंदर बातें आपने कही, और ये कितना सच है कि सौंदर्य जो है उसको भी लोग अप्रिशिएट नहीं करते। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और बहुत ज़रूरी ये बात है। ये मूल्यांकन वाली बात नहीं है, ये संवेदनशीलता की बात है और रिस्पेक्ट वाली बात है। बहरहाल, कल प्रमोद जी भी इस तरह से कह रहे थे, इस पर बहुत लंबी बातें हो सकती हैं। मैम, ये बताइए, अभी इस संगमन के विषय से जोड़ते हुए, कि एक स्त्री के लिए लोक और अभिजात्य का द्वंद्व कैसे परिभाषित होता है? देखिए, मैं बताऊं, स्त्रियों की स्थिति लोक में ज़्यादा बेहतर है। अभी जब मैं बस्तर की बात कर रही थी जी, तो मैं, क्योंकि अब बस्तर अक्सर जाने लगी हूँ, तो मैंने ये देखा है कि वहाँ की औरतें शहरी औरतों से ज़्यादा फ्रीडम उनके पास है। वो अपनी मर्ज़ी से रहती हैं, अपनी मर्ज़ी से जीती हैं, खेती करती हैं, कमाती हैं, जो उनको करना होता है वो करती हैं। उनको ना किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत है, ना कुछ बताने की ज़रूरत है। हमारे शहरों में पहले से अब की स्थिति काफ़ी परिवर्तित है, और लड़कियां तो पढ़ लिख के बहुत आगे चली गई हैं, शहरों में जॉब कर रही हैं। और वर्जीनिया वुल्फ की बात कितनी सच है कि अगर एक औरत को आज़ाद होना है तो उसे एक कमरा और 20,000 रुपये पर मंथ चाहिए। जी। और उसने ये बात बहुत पहले कही थी। तो पहले लड़कियों की ये ख्वाहिश होती थी कि उसका एक घर हो, पति हो, बच्चा हो, और उसको अपने आप को देखने की दृष्टि भी एक पुरुष की तरफ से आती थी, अभी भी आती है। अभी भी आती है, अभी भी बहुत आती है। कुछ।
जी। सिमोन दे beauvoir कहती भी हैं कि जब एक स्त्री आईने में अपना चेहरा देख रही होती है तो दरअसल वो एक पुरुष की आँख से अपने आप को देख रही होती है। जी। और पुरुष के जीवन में किसी औरत का प्रवेश उसके अस्तित्व का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, और स्त्री के जीवन में एक पुरुष का प्रवेश या किसी पुरुष से प्रेम उसका समूचा अस्तित्व है। तो ये फ़र्क बड़ा है। और धीरे धीरे हालांकि अब शहरी लड़कियां और स्त्रियां स्वतंत्र हो रही हैं, जॉब कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, अपनी मर्ज़ी से जी रही हैं, पर कई बार उनको दोहरा जीवन जीना पड़ता है। बाहर कुछ और, अंदर कुछ और, या बात में उनको परमिशन लेनी पड़ती है। तो पर पहले के मुकाबले स्त्री धीरे धीरे अवेयर हो रही है। इसमें सिनेमा का बड़ा हाथ है, इंटरनेट का बड़ा हाथ है। सारी दुनिया उनकी एक मोबाइल में है। तो फ़र्क आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत सच। और काश की स्त्रियाँ पढ़ती भी थोड़ा और तो और भी मज़ा आता। लेकिन देखिए अब नई लड़कियां तो पढ़ रही हैं जी। पर देखिए अब हमारे समाज की इतनी लेयर्स है ना कि अगर आप गांव में चली जाएंगी तो आपको और तरह की लड़कियां मिलेंगी, आप शहरों में आएंगी तो आपको और तरह की लड़कियां मिलेंगी। मैं जब गांव में जाती हूँ, मुझे कोई उनसे बात करनी होती है तो मैं ये देखती हूँ कि वो उसी तरह से सर पर पल्ला लिए आई हैं, बैठी हैं। मुझे उनसे बात करने के लिए फिर वैसे ही शब्द ढूंढने पड़ते हैं कि वो मुझसे जुड़ सके, मेरी बात समझ सके। और जब मैं शहर में कहीं जाती हूँ तो वहाँ और तरह की लड़कियाँ और स्त्रियाँ मिलती हैं। तो हमारा समाज इतनी लेयर्स में है कि उन गाँव की औरतों को देखकर लगता है कि मैं आज 2023 में नहीं खड़ी हूँ। मैं जब 16 साल की थी और अपनी माँ का जीवन देख रही थी, मैं तब खड़ी हूँ। तो बदलाव की प्रक्रिया गांव में बहुत ही धीमी है, बहुत धीरे धीरे बदलाव आता है। तो ये एक स्त्री विकास में ये बाधा भी है। दूसरे, जब तक स्त्री खुद अवेयर नहीं होगी, कोई भी आकर उसको हाथ में कोई चीज़ नहीं देगा कि तुम्हारा अधिकार है, ऐसा तुम करो, या तुम ये कर सकती हो, तुम्हारे भीतर ये एबिलिटी है। उसको हर चीज़ अपने लिए लेनी पड़ती है, लेनी भी नहीं पड़ती है, छीननी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक मैं सभी स्त्रियों से बोलती हूँ कि जागो, अवेयर हो, देखो, सुनो, महसूस करो, अपने लिए खड़ी हो। जब तुम लोग अपने लिए खड़े होगे तभी अपनी बेटियों के लिए खड़े होगे, तभी अपनी बहुओं के लिए खड़े होगे, अपने और घर के बच्चों के लिए खड़े होगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। समकालीन जो साहित्य लिखा जा रहा है हिंदी में, और विशेष करके स्त्री लेखन में, उसमें जो स्त्री का चित्रण है, जो उनके मुद्दे उभर कर आ रहे हैं, उनके बारे में आप कैसा महसूस करती हैं? क्या आपको लगता है कि वो सही रिप्रेजेंटेशन है समकालीन समाज में जो स्त्रियों की समस्या है उनका, या वो फिक्शनलाइज्ड, रोमांटिसाइज्ड कुछ ऐसा है? देखिए इसमें भी दोनों बातें हैं। कहीं तो बहुत जेन्युइन है जी, आप पढ़ के महसूस कर सकते हैं, और कहीं बहुत बढ़ा चढ़ा कर भी दिखाया जाता है। देखिए ये ज़िंदगी ना, जो जैसे हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो हमको बहुत अविश्वसनीय लगती हैं ना, हमको लगता है कि ये नहीं हो सकता, उसने ज़रूर फिक्शन का सहारा लिया है। पर कई बार ऐसा नहीं भी होता है। जी जी जी। ज़िंदगी फिक्शन से ज़्यादा अजीबोगरीब है, आप कह नहीं सकते। बात ये है कि आपकी राइटिंग कितनी जेन्युइन है, कितनी दूसरे को पकड़ती है, और कितने लोगों को ये महसूस कराती है कि हाँ ये हमारी तकलीफ़ है, हमारा प्रेम है, हमारी पीड़ा है। असली बात ये है, क्योंकि आखिर मनुष्य, देखिए कोई भी हो ना, हम निजी पीड़ा को इतना ज़्यादा लिख सकते हैं, और ना हम, और अगर मान लीजिए आप किसी और की ज़िंदगी पर लिखते भी हैं तो थोड़ा बहुत फिक्शन तो उसमें डालना पड़ेगा। जी जी। और एकदम से दूसरे की ज़िंदगी पे कम से कम इस तरह से कि वो व्यक्ति
आपकी मतलब मित्रता सूची में हो, उस पे अगर आप लिख रहे हैं तो क्या ये आपके हिसाब से सही है? और उस व्यक्ति से बिना पूछे नहीं, तो वो परमिशन लेनी पहली ज़रूरत है। जी मैंने जब ट्रांसजेंडर पर नावल लिखने की सोची थी, तो मैं जब उनसे मिलना मैंने शुरू किया और धीरे धीरे उनको महसूस होने लगा कि हाँ वो मुझे बता सकते हैं, तब मैंने इतना सारा रिकॉर्ड किया था। 8-10 लोग थे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जो वो बता रहे थे मैंने रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्ड करने के बाद मैंने लिखा और सबको मैंने मेल कर दिया था कि अगर आपकी सहमति हो तो मैं नावल में डालूं, और अगर आपको कुछ और इसमें कहना है, कुछ आप ऐसे शब्द जो हैं जो आप नहीं देना चाहते, तो आप वो कटवा सकते हैं। तो पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरे की परमिशन लो। आप किसी की निजी स्पेस में इस तरह से भीतर जाने का मैं समझती हूँ किसी को अधिकार नहीं है। जी जी जी, लेकिन फिर भी ये बड़ा काम है जो आपने किया, और इसी तरह से मतलब मैं तो बहुत कायल हुई। आपने ये कहाँ किया ये रिसर्च? छत्तीसगढ़ में, रायपुर में। जी, और ये कहाँ आपने इन ट्रांसजेंडर लोगों को कहाँ पकड़ा? सारे ट्रांसजेंडर छत्तीसगढ़ के ही हैं। नहीं मतलब जैसे मैं उनको देखती हूँ, वो मुझे रेड लाइट सॉरी मतलब ट्रैफिक लाइट्स पे दिखाई देती हैं। वो आजकल एक नया शुरू हुआ है, वो ट्रेन के डब्बों में घुसती हैं और तमाम तरह की चीज़ें। आजकल ये नया नहीं शुरू हुआ है कि वो ट्रेन के डब्बों में घुसती हैं, बल्कि आप कभी छत्तीसगढ़ आएंगी तो मैं उन सबसे मिलवाऊंगी आपको। अब तो कुछ लोगों ने एक्टिविज़म के ज़रिए लोगों में इतनी अवेयरनेस फैलाई है, इतनी जागृति फैलाई है कि आप उस तरह से ट्रांसजेंडर अब कम देखेंगी। जो लोग ट्रेनों में भीख मांगते हैं या ट्रैफिक लाइट के पास खड़े होते हैं, उनको भी पकड़ पकड़ के लाया जाता है और किसी न किसी रोज़गार दिया जाता है। उनको उनके लिए न कुछ किया जाता है, और ये एक्टिविज़म कर रहे हैं। विद्या राजपूत है, वो कर रही है, जो कि मेरे नावल का मेन कैरेक्टर है। और लोग भी हैं, बहुत लोग हैं। अभी मैं ये सब बताऊंगी तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, पर बहुत अवेयरनेस फैल रही है पहले के मुकाबले। जी, ये उपन्यास मैंने आपका नहीं पढ़ा, लेकिन ज़रूर पढ़ूंगी। जी जी जी, और मुझे यकीन है कि आपने बहुत संवेदनशीलता के साथ ट्रीट किया होगा इस मुद्दे को भी। जी जी जी। और मैम, ये जो आभिजात्य वाला द्वंद्व है स्त्री का, जैसे मैं जब वहाँ से निकली और मैंने अपने टैक्सी वाले को मना किया, मैं ज़रा चलना चाहती थी, और जब मैं सब्ज़ी बाज़ार पहुँची और वहाँ सब्ज़ी बेचने वाली बैठी थी और मुझे सीधा सीधा लगा कि ये लोग हैं, हो सकता है कि ये बहुत बहुत सिंपल एक वो है, और जो हम कर रहे थे वो अपने आप में आभिजात्य था। लेकिन ऐसा करना भी उस चीज़ को थोड़ा सा झुठलाना है, क्योंकि ये तो ज़रूरी हिस्सा है साहित्य का। तो हम कैसे साहित्य की पहुंच और बढ़ा सकते हैं उस लोग तक? देखिए, आपने किसको सुना होगा, जयनंदन बोल रहे थे ना जी, तमस वाला, हाँ, कि करोड़पति में उसको यही नहीं पता था। जी हाँ, जी हाँ, जयनंदन बोल रहे थे ना। हाँ तो देखिए, ये सच है कि लोग तक साहित्य कम पहुंचता है। लोग को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो हमको पढ़े। हमको लोग की तरफ जाना होगा और उनकी तकलीफ, उनका दर्द, क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि साहित्य में करुणा का कितना स्थान है। तो हमको लोग की तरफ जाना होगा। लोग अपने संघर्ष में, अपनी तकलीफ़ों में, अपनी जद्दोजहद में इतने मशरूफ़ हैं कि उनको नहीं पता ये लिखना। वो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इसको एक किस्म की अय्याशी समझते होंगे कि इनको कोई काम नहीं है तो बैठ के कलम घिसाई कर रहे हैं। बिल्कुल यही यार। अब मुझे दुख तब होता है जब बहुत से कलाकार इस तरह से पेश आते हैं कि और आप क्या करती हैं। मैं नहीं समझी। मतलब मैं मुझसे पूछे जाने वाले एक सवाल को आपके साथ साझा कर रही हूँ कि मतलब एक कोई भी कलाकार, कोई लेखक भी अमूमन
ये सवाल कर बैठता है कि अच्छा, ये आप क्या करती हैं? क्योंकि देखिए, लिखना अपने आप में कोई ऐसा काम नहीं है जो आपका पेट भरे। अगर आप अकेली हैं और अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती हैं तो आपको काम तो करना पड़ेगा। नहीं, पर और अकेले ये लोग भी अपने किसी न किसी परिवार के साथ तो होते ही हैं। हाँ, तो फिर ये फिर हमारा तो ये प्रश्न हाँ बेकार, नहीं पूछना चाहिए। हाँ हाँ, और ये कहीं ना कहीं क्या हमारे समाज को मतलब ये क्या मतलब एक मैरिटल स्टेटस को इतना ऊंचा उठाने की क्या ज़रूरत हाँ, आप सही बोल रही हैं, आप सही बोल रही हैं। किसी भी लड़की में ये यही ढूंढते हैं। है। हाँ, हाँ, और मतलब मदरहुड को भी वैसे ही ग्लैमराइज और हाँ, ग्लोरीफाई हाँ, किया जाता हाँ, है। और जो हाँ। हमारे मध्यवर्गीय समाज की जो समस्याएं हैं वो क्या आ पा रही हैं हमारे साहित्य में। मैं एक्चुअली आज तक स्त्री जीवन की सार्थकता इसी में खोजी गई है और लोग अभी उस मानसिकता से पूरी तरह निकल नहीं पाए हैं। थोड़े वक्त के लिए वो अपने बच्चों के लिए निकल पाते हैं, फिर वो झस के तस हो जाते हैं। जी, बहुत सही बात कही आपने। अपने बच्चों के लिए निकल पाते हैं और फिर वो फिर जस झस के के तस तस। हो जाते हैं। जी जी जी, बढ़िया। हमारी बातें तो मैम चलती रहेंगी, लेकिन हम घंटी भी किसी ने बजाई है और मैं कभी आपको दोबारा परेशान करूँगी। लेकिन बहुत धन्यवाद मुझसे बातें करने के लिए। बहुत शुक्रिया मैम।